हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नई स्टडीज में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने सपनों को पूरा कीजिए इस वर्ष। ठीक है, अपने में परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए, साथ ही एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ पूरे वर्ष। ठीक है, आपने हेल्दी भी रहना, साथ ही साथ अपने सपनों पर भी काम करना है। उम्मीद है आपके लिए नया साल बेहतर रहेगा। बाकी देखो, पवार वंश शुरू करते हैं। उससे पहले जो हम पेपर कल हुआ था वीडियो का, उसमें यदि आप देखेंगे ना, इस क्लास से जो हमारी क्लास चल रही है अभी, नदी तंत्र से सवाल आया था। भले ही थोड़ा डीप था, लेकिन नदी तंत्र का सवाल था इसमें। उसके अलावा देखो, नदियों के किनारे बसे शहर, भले ही उसमें क्रम, मैंने आपको बोला था कि आपको मैप भी देखना है, मैप के सामने बैठे रहो कहाँ पर क्या चीज है। तो वो सवाल वैसे ही आ गया। देखो, कोसी नदी के किनारे बसे शहर आपसे पूछे, उनका क्रम पूछ लिया कि नीचे की ओर आने में, दक्षिण की ओर आने में किस क्रम में वो शहर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न वैसे ही बनेगा, आपको जैसे बता रखा है प्रश्न बनना है वैसे। तीसरा देखो, बागेश्वर जिले की सीमाएं पूछ ली। केवल इतना पूछा कि तीन कौन से जिले जो बागेश्वर को घेरते हैं, मतलब बागेश्वर के जिले की सीमाएं किससे लगती हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया था। साथ ही रौत भूमि आपसे पूछा गया था, या रौत बहादुरी के लिए जो दी जाती थी रौत, मैंने भी चंद काल में आपको पढ़ाया था। तो चार क्वेश्चन तो लगभग लगभग डायरेक्टली आ गए हैं। ठीक है, साथ ही यदि आप जिला सीरीज से देखते हैं तो देवीधुरा मेला, चैती मेला इत्यादि ये सब चीजें भी वहां पर आपको देखने को मिली है, मायावती आश्रम। ठीक है, और साथ ही देखो, करंट अफेयर्स के दो तीन सवाल जो बने थे वो मैंने आपको करा रखे हैं करंट अफेयर्स के। बजट से जो सवाल बने थे, बजट मैंने आपको कराया है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी के सवाल भी मैंने आपको पहले करा रखे थे। जो पॉलिटी का आया था, संवैधानिक विकास से जो सवाल बना था पॉलिटी का, वो मैंने बहुत पहले आपको 1 साल पहले ही पॉलिटी में करा दिया था। जो पहले मैंने पॉलिटी की कक्षाएं दे रखी हैं 14-15, वहां से सवाल आ रखे थे। गोलकनाथवाद वाला वहां से सवाल था। और इसके अलावा देखो, एक और सवाल था उसमें, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण से जो योजनाएं मिलाने के लिए आई थी, कौन सी योजना कब शुरू हुई है, आर्थिक सर्वेक्षण में करवा रखा आपको। सिडकुल की स्थापना कब हुई, आर्थिक सर्वेक्षण में करवा रखा आपको। और साथ ही एक जिला दो उत्पाद योजना जो थी, आर्थिक सर्वेक्षण में आपको करवा रखा है। सब कुछ देखो, जो हम पढ़ रहे हैं, लगभग लगभग चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब 100 में से 100 सवाल तो नहीं आ जाते कभी भी। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप भी पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपको कई सारी चीजें मिलेंगी जो यहाँ से पढ़ाई हुई आपको कल के पेपर में दिखेंगी, जबकि क्लासेस ज्यादा अभी नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी आबकारी वाले बच्चे हैं, करंट अफेयर्स के लिए भी तैयार रहिए। उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिएगा, मैंने क्लास दे रखी है वहां पर। उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर सारा करंट अफेयर्स 2023 का, साथ ही साथ आपको आर्थिक सर्वेक्षण भी मिल जाएगा। 2 क्लासों में है और बहुत ज्यादा डीप है, पूरा डीप है। उससे ज्यादा आपको इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको पहले भी बताया था कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसको। और साथ ही नेशनल करंट अफेयर्स जो है, जैसे जो हॉकी विश्व कप का उप विजेता कौन है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो दूसरा सवाल था उसमें, जो हाल ही में G20 में शामिल 21वां देश, ये कई बार ये सवाल रिपीट भी हो गया है। अभी समीक्षा अधिकारी की प्री में भी ये सवाल बना हुआ था। तो ये सारे सवाल करवा रखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आप लोग उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, फायदा मिलेगा, 100% आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज है देखो 45वां शासक है श्याम शाह। श्याम शाह जो कि 45वां शासक है। यदि चर्चा करें इसका कार्यकाल कब से कब तक है, 1611 से लेकर 1630 तक। अब इस टाइम पीरियड को यदि आप देखते हैं, तो मुगल में कौन होगा यहाँ पर, जहांगीर। ठीक है, मुगल में यहाँ पर जहांगीर होगा। चंद में कौन आएगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर जो चंद प्रमुख शासक है वो आएगा लक्ष्मी चंद। देखो, अब आपसे सवाल पूछा जाता है, जहांगीरनामा में किस शासक का उल्लेख मिलता है गढ़वाल से, तो कौन है, श्याम शाह। जहांगीरनामा में किस चंद्रवंशी शासक का उल्लेख मिलता है, ये है लक्ष्मी चंद। दोनों सवाल, क्योंकि दोनों समकालीन हैं, दोनों जो लक्ष्मी चंद और जहां श्याम शाह हैं, दोनों जहांगीर के समकालीन हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ही इसमें उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर का समकालीन है और लक्ष्मी चंद इसका समकालीन है। उसके पश्चात हालांकि त्रिमल चंद भी कुछ टाइम रहा था, क्योंकि लक्ष्मी चंद 1621 तक ही शासक रहा था। उसके पश्चात त्रिमल चंद भी यहाँ पर आया था। लेकिन जो प्रमुख शासक है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में यदि चर्चा करें तो लक्ष्मी चंद यहाँ पर शासक था। दान पात्रों में इसका नाम क्या है, श्याम शाह।
दान पात्रों में नाम क्या है? श्याम शाह। ठीक है, दान पात्रों में नाम क्या है इसका? श्याम शाह है। इसके अलावा मेघाकर और जो देवराज हैं इनके काव्यों में इसे क्या कहा गया है? शाम शाह। शाम शाह किसमें कहा गया? मेधाकर और देवराज के लेखों में। ठीक है, इनकी रचनाओं में ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, मेधाकर और देवराज दो अलग अलग हैं। इनकी रचनाओं में क्या कहा गया इसको? श्याम शाह। जहांगीरनामा में इसका उल्लेख मिलता है, मैं आपको बता ही चुका हूं। जहांगीरनामा में उल्लेख, ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है? श्याम शाह का। किस रूप में मिलता है? कि जहांगीरनामा को जो जहांगीर है, जो श्याम शाह है, जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, दरबार में उपस्थित हुआ था, वहां पर जहांगीर द्वारा दरबार में इसे घोड़े हाथी देकर सम्मानित किया गया था। इस तरह से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसने दापा पर आक्रमण किया पुनः। हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि जो मानसाह हैं उन्होंने दापा पर आक्रमण करके उसको जीता था। ठीक है, दापा पर आक्रमण करके उसको जीता था, लेकिन कुछ समय पश्चात दापा के जो इनके अधीनस्थ शासक उस समय रहे थे, उन्होंने कर देना बंद कर दिया। गढ़वाल के पंवार वंश को, पंवार शासकों को टैक्स पे करना बंद कर दिया। ठीक है, अब कर यदि देना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र हो गए, उनकी शक्ति बढ़ गई। ठीक है, वो युद्ध के लिए तैयार थे। तो इसी अवसर में जो श्याम शाह है, इन्होंने पुनः दापा पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। ठीक है, और पुनः कर देना स्वीकार किया, साथ ही कुछ अन्य चीजें भी उन पर और थोप दी कि भाई आप ये भी करोगे। ठीक है, देखो इन्होंने श्रीनगर में शामशाही बागान बनाया। श्रीनगर में शामशाही बागान स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने श्रीनगर में शामशाही बागान स्थापित किया था, ये आपने ध्यान रखना है। इनके राजगुरु कौन थे? शंकर गुरु। राजगुरु कौन थे? शंकर गुरु। ठीक है, शंकर गुरु की एक रचना है वास्तु शिरोमणि। वास्तु शिरोमणि इसकी रचना है शंकर गुरु की। ठीक है, वास्तु शिरोमणि। इसके अलावा देखो इनके बारे में जो अन्य चीजें हैं, इनका एक सिलसारी ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। सिलसाली ताम्रपत्र, ठीक है, इन्हीं का प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके द्वारा भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भूमिदान का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, और इनके समय की एक और जो महत्वपूर्ण घटना है उसमें क्या है? जो केशोराय मठ है, इसका निर्माण किया था। केशोराय मठ का निर्माण कहां पर किया था? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में निर्माण किया था केशोराय मठ का, जिसमें जो तिथि अंकित है 1625 अंकित है। हालांकि जो केशोराय मठ है, इसके द्वार पर महीपत शाह का नाम उल्लेख मिलता है। तो कई सारे विद्वान उसको ये जोड़ते हैं कि महीपत शाह तत्कालीन शासक रहे थे, लेकिन जो मत प्रचलित है, जो सही प्रतीत होता है, वो यही है कि श्याम शाह के काल में ही मान शाह के द्वारा इसका निर्माण किसने किया है? मान शाह ने। ठीक है, निर्माणकर्ता कौन है? मान शाह। निर्माणकर्ता कौन है? महीपत शाह, सॉरी महीपत शाह। ठीक है, महीपत शाह ने इसका निर्माण किया था। तो जो मत प्रचलित है यही है कि श्याम शाह के काल में महीपत शाह ने केशोराय मठ का निर्माण किया था, और चूंकि वो परिवार में वरिष्ठ थे, यानी कि जो महीपत शाह थे वो श्याम शाह के चाचा थे। ठीक है, श्याम शाह के चाचा थे, चूंकि परिवार में वरिष्ठ थे, इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए इनके सम्मान में इस मठ के द्वार पर क्या नाम उत्कीर्ण कराया? महीपत शाह का नाम उत्कीर्ण करवाया। लेकिन शासक कौन था उस काल में? जो मत प्रचलित है यही है कि श्याम शाह शासक था। श्याम शाह के काल में महीपत शाह ने उसका निर्माण कराया था। ठीक है, केशोराय मठ जो कि 1625 में बना था, किसने बनाया था? महीपत शाह ने।
इनके समय की एक और घटना है जेसुइट पादरी, जेसुइट पादरी, ठीक है। इनका नाम क्या देखो, अंतानियो दी आंद्रेदो, अंतानियो दी आंद्रेदो, श्रीनगर आया था। ठीक है, अंतानियो दी आंद्रेदो श्रीनगर इस काल में आया था। साथ ही इन्हीं के समय की एक और घटना मिलती है, इसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है गढ़वाल में। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, गढ़वाल में। ये गढ़वाल में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किसके काल का मिलता है, जो ये है श्याम शाह इनके काल का मिलता है, कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी जो 60 रानियां थी उनके सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सती प्रथा इस काल में यहाँ पर श्याम शाह के काल में दिखाई देती है। देखो, इनकी मृत्यु के संबंध में भी स्पष्ट तथ्य नहीं है। हरिकृष्ण रतूड़ी की और जो यशवंत कटौच की किताब है, इसमें इनकी मृत्यु का कोई चर्चा नहीं किया गया। केवल ये किया गया इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, कहीं पर 1631 दिया गया, कहीं पर 1630 दिया गया, लेकिन इनकी मृत्यु के संबंध में वास्तविक चीजें नहीं है कि इनकी मृत्यु हुई कैसे थी, क्योंकि अन्य कई सारी किताबों में इनकी मृत्यु नौकायन में डूबने से भी मानी गई है, और पहले पेपर भी पूछ चुका है, पेपर में प्रश्न भी बन चुका है कि किस पंवारकालीन शासक की मृत्यु नौकायन में डूबने से हुई थी। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनकी मृत्यु नौकायन में डूबने से हुई थी। मतलब जब ये नौकायन कर रहे थे, यानी कि नाव में कहीं जा रहे थे, नदी में सफर कर रहे थे नाव में, तो उस दौरान डूबने से इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिएगा, यदि कभी भविष्य में सवाल बनता है। हालांकि जो ऑथेंटिक किताबें हैं वहां पर चीज नहीं दी गई है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये है, देखो, श्याम शाह जो कि 45वें शासक हैं, 1611 से लेकर 1630 तक इनका कार्यकाल रहा है। हालांकि यशवंत कटौच में 1631 भी इनका कार्यकाल दिया गया है। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कल का पेपर था, किसी ने भी उससे हतोत्साहित नहीं होना है। अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, बेहतर करिए। ठीक है, कल भी मैंने आपको समझाया था, एक क्लास में आज पुनः आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, आपको क्या अतिरिक्त करना है 2024 में, कि आप लोग जल्दी से जल्दी नौकरी पा जाओ, तो उसको आप लोग देखिएगा। काफी आपको उससे पॉजिटिव फील होगा, आपको वाकई में तैयारी करनी कैसे है, क्या चीजें आपको अतिरिक्त करनी है, ये सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी। ठीक है, वहां पर आप लोग उसको जरूर देखिएगा। देखो, श्याम शाह, यदि चर्चा करें मुगल बादशाह कौन था इसके समय में, जहांगीर मुगल बादशाह था। तो जहांगीर के काल में उपस्थित भी हुआ था दरबार में इसको सम्मानित भी किया गया था। यदि चर्चा करें इसका समकालीन चंद शासक कौन था, तो कौन था, लक्ष्मी चंद। ठीक है, लक्ष्मी चंद इसका समकालीन था कुमाऊं का। उसके पश्चात त्रिमल चंद भी आया। अब आप लोगों को ना एक क्रम पता चल रहा होगा कि कब कुमाऊं का कौन शासक था। मैं चाहता आपको कुमाऊं में भी इसको बता सकता था चंद काल में, कि इसके समकालीन पंवार शासक ये था, लेकिन आपने तो पंवार आपको पता ही नहीं था। अब आपको चंद पता है, उनका टाइम पीरियड पता है, तो पंवार के जरिए आप उसको समझ पा रहे हैं ना। पंवार तो आप यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पंवारों के जरिए आपको ये भी पता चल रहा है, हाँ चंद काल में ये था, हमने पढ़ लिया। वहां पर लिखा तो आपके लिए बोझ हो जाता, लेकिन यहाँ पर अब लिखा रहा हूँ तो आपके लिए थोड़ा आसानी, क्योंकि आप चंद काल अब पढ़ चुके हैं, है ना। तो बाकी देखो, दान पात्रों में इसका नाम क्या मिलता है, श्याम शाह। और जो मेधाकर और कवि हैं, देवराज कवि हैं, इनके लेखों में इसका नाम क्या मिलता है, श्याम शाह। ठीक है, जहांगीर नामा में उल्लेख मिलता है। दापा पर पुनः इन्होंने आक्रमण किया था, क्योंकि दापा ने कर देना बंद कर दिया था। तो कर देना बंद किया, तो इन्होंने पुनः वहां पर आक्रमण किया, उसको जीता। फिर श्रीनगर में शामशाही बागान स्थापित किया था। राजगुरु कौन थे, शंकर गुरु। इनकी रचना वास्तु शिरोमणि महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिलसारी ताम्रपत्र भूमिदान का उल्लेख मिलता है, श्याम शाह से संबंधित है। केशोराय मठ का निर्माण श्रीनगर में हुआ था 1625 में। निर्माणकर्ता कौन है, महीपत शाह। ठीक है, साथ ही जेसुइट पादरी अंतानियो दी आंद्रेदो, ठीक है, ये श्रीनगर आया था इस काल में। और सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है, जो गढ़वाल में पहला साक्ष्य मिलता है वो श्याम शाह के काल में ही मिलता है, कि इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी 60 रानियां जो सती हो गई थी। ठीक है, सती प्रथा, कई सारे बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, सती प्रथा, हालांकि कुछ लोग वाकिफ होंगे जो पहले से तैयारी करें, लेकिन सती प्रथा एक बहुत ही बेकार प्रथा थी भारत में, है ना। तो इसको बंद कराया था किसने, विलियम बेंटिक के प्रयासों से, और साथ ही उस काल में राजा राम मोहन राय,
इनके प्रयासों से 1829 में भारत में बैन हो गई थी। तो भारत में जो इसका पहला साक्ष्य मिलता है, भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है, एरन अभिलेख, उसमें इसका पहला साक्ष्य भारत में प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एरन अभिलेख जो भानुगुप्त का है 510 ईस्वी का, उसमें पहली बार पता चलता है कि भारत में सती प्रथा मौजूद थी, विद्यमान थी, पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। साथ ही 1829 में राजा राम मोहन के प्रयासों से जो विलियम बेंटिक थे तत्कालीन बंगाल के गवर्नर, उनके द्वारा इसको बंद करवा दिया गया था। ठीक है, भारत में इसको पूर्णतः बैन कर दिया गया था। होती क्या थी, जैसे माना किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात उसकी जो पत्नी होती थी उसको अग्नि में जलकर, अग्नि में मतलब जीवित ही अग्नि में बैठकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। उसके लिए देखो पूरी जैसे बंदोबस्त किया जाता ताकि अन्य लोग या फिर उसकी जो चीख, कोई जिंदा जलेगा तो कहीं ना कहीं चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ऐसी प्रथा चला दी लोगों ने, जो कि मतलब बहुत ज्यादा बुरी प्रथा। सोचो ना, ऐसा करने से कौन खुश हो सकता है? कि ये प्रथाएं भगवान के लिए चली होंगी कि भगवान ऐसा बोलते हैं? कभी भी नहीं। कुछ जो आडंबर करने वाले लोग रहे होंगे उनकी वजह से, है ना। कुछ जो चंद ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, ऐसे लोगों की वजह से न जाने कितनी महिलाएं भारतीय इतिहास में सती हुई होंगी, है ना। तो कितनी बुरी प्रथा थी। तो ढोल नंगाड़ों के साथ उसको ले जाया जाता था अग्नि के समीप, और चारों ओर से इतने ज्यादा ढोल नंगाड़े बजाए जाते थे कि उसके चीखने की आवाज लोगों तक पहुंचती नहीं थी। क्योंकि यदि कोई सती होगा घर में, उसके जो घर वाले हैं उन्हें भी तो दुख होगा ना, लेकिन यह कि प्रथा मना रहे हैं। जैसे पहले नरबलि प्रथा मौजूद थी कि अपने पुत्र की या पुत्री की बलि देनी है, तो बलि देना कौन चाहता है अपने पुत्र की बलि देना, लेकिन ये थी प्रथा चल रही है। लोगों की मान्यता है, धारणा ऐसी होती है कि इससे भगवान खुश होंगे, या जो भी चीजें रही हो। लेकिन ये सब चीजें क्या है, बहुत ज्यादा बुरी हैं। मैं आपको पिछली क्लास में बोला हूँ, सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, या फिर ऐसी जो प्रथाएं मौजूद हैं समाज में, ये बहुत ज्यादा बुरी प्रथाएं। इनको अपने स्तर से, ठीक है, सती प्रथा तो हालांकि वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे दहेज प्रथा है वर्तमान में जो मौजूद है, इनको अपने स्तर से हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि रोका जाए। किसी एक के सुधरने से ही देश बदलेगा, है ना। एक एक करके यदि लोग सुधरते जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश में परिवर्तन जरूर आएगा। ठीक है, देखो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, पिछले पेपर में आपने देखा गढ़वाली कुमाऊनी शब्द, लोकोक्तियां इत्यादि बहुत सारी पूछी गई हैं, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगा। बस आप लोग 12 से 15 जनवरी तक वेट करिए, है ना। थोड़ा मैं बुक्स का अरेंजमेंट करूंगा उसके लिए, तो बुक्स के पश्चात जैसे ही बुक्स मेरे को मिल जाती हैं, क्योंकि सटीक मैटर कहीं पर नहीं मिल रहा है। मैंने देखा डी शर्मा से 3-4 सवाल बने हुए हैं, कुछ किताबें मेरे पास हैं जिनसे सवाल आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो इन किताबों में भी मिल नहीं रही है। ठीक है, संस्कृति की, उत्तराखंड संस्कृति की कोई सटीक किताब नहीं मिल रही जिसमें ये सारी चीजें मिल जाएं, है ना। यशवंत सिंह कठौत जी की मिली, अजय सिंह जो अजय रावत है इनकी मिली है, और यशोधर मठपाल जी की है, लेकिन इनमें ये चीजें नहीं दे रखी है, यहाँ पर लोकोक्तियां वगैरह सब चीजें नहीं दे रखी है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन वाली कोई ऐसी किताब तो है जहां से आयोग पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी किताबें इसमें देखनी पड़ेंगी, तो जहां से भी ये मिलेंगी, किताब का जैसे इंतजाम हो जाता है मैं आपको इनको जरूर कराऊंगा। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। कुछ शब्द तो मैं जरूर करा ही दूंगा आपको, जो महत्वपूर्ण है पिछले पेपर के हिसाब से भी, कल के पेपर के हिसाब से भी, और साथ ही लोकोक्तियां वगैरह, मुहावरे वगैरह मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, आप लोग 12 से 15 जनवरी तक का आप लोग वेट करिएगा। तो जल्दबाजी न करें, देखो पढ़ना तो आपने, ये बेसिक है आपका, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब है देखो राजा कौन है, महीपत शाह। 46वें शासक कौन है, महीपत शाह। महीपत शाह, ठीक है, इनका कार्यकाल जो कि 1630 से लेकर 1634 तक रहा था। ठीक है, 1630 से लेकर 1634 तक रहा था। हालांकि कहीं पर 1631 से 34 भी दिया है, यशवंत सिंह कठौत की जो किताब है उसमें 1631 से 34 दिया, लेकिन इनका कार्यकाल 1630 से 1634 ही सर्वमान्य है। अब यदि देखेंगे महीपत शाह, चूंकि श्याम शाह की कोई संतानें न थी, ठीक है, श्याम शाह के कोई पुत्र नहीं थे, जिस कारण महीपत शाह जो कि श्याम शाह के चाचा थे, उन्हें राजगद्दी में बैठाया गया। ठीक है, उन्हें यहाँ पर शासक बनना पड़ा। तो जब ये शासक बने 50 से ऊपर इनकी उम्र हो चुकी थी। इस प्रकार गढ़वाल के पंवार वंश में सबसे ज्यादा वृद्ध शासक कौन थे, महीपत शाह, यानी कि सर्वाधिक एज में शासन पर बैठने वाले शासक कौन थे,
महिपत शाह। क्यों थे? क्योंकि देखो जो जो राजा शासन करके चला भी गया 1611 से 1630, लगभग 19 साल शासन करके चला गया, उसकी मृत्यु होती तो उसके चाचा शासन पर बैठते हैं, उसके पिताजी के जो भाई हैं कहीं ना कहीं वृद्ध तो रहेंगे ही। बाकी हमने हर किसी शासक में देखा वो थोड़ा सा मतलब वयस्क जैसे वो 18 साल 17 साल तो शासन करने लग गया। आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था में ही उन्हें राजगद्दी सौंप दी जाएगी, संरक्षक उनकी उनकी माताएं उनकी संरक्षक हो जाएंगी, वो काल अब शुरू हो गया। ठीक है, तो वो भी प्रश्न बनते हैं वहां पर, उसी को चर्चा करेंगे। तो महिपत शाह जो कि सर्वाधिक वृद्ध शासक थे, यानी कि सबसे ज्यादा एज में जो शासन पर बैठे कौन थे? महिपत शाह। कुमाऊं युद्ध में ये मारे गए थे। लिखते हैं इनके बारे में सारा चीजें। देखो सबसे पहला इनका दापा अभियान था, दापा अभियान। ठीक है, दापा अभियान जो प्रथम था, प्रथम दापा अभियान। ठीक है, इनका सेनापति कौन था इसमें? लोदी रिखोला। पूछा गया है ये प्रश्न, लोदी रिखोला कौन था इनका सेनापति था। ठीक है, प्रथम दापा अभियान में लोदी रिखोला इनका क्या था? सेनापति था। तो जब इन्होंने दापा अभियान किया, पुनः यहाँ देखो कर देना इन्होंने बंद कर दिया, तो इन्होंने फिर से दापा पर आक्रमण कर दिया। चंद काल में जैसे अस्कोट डोटी इत्यादि पर आक्रमण हो रहा था, वैसे ही पंवार काल में दापा अभियान यहाँ पर आक्रमण हो रहा है ना। तो दापा अभियान देखो, पहला जो दापा अभियान था वहां पर लोदी रिखोला इनका सेनापति था और इनकी जीत हो गई, यहाँ पर इनकी जीत हो गई। ठीक है, जीत हुई तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सेना रखी, एक गढ़वाली सेना नायक रखे और साथ ही प्रशासन के लिए मतलब दो, एक सेना नायक थे भीमसेन, भीमसेन बर्तवाल सेनापति थे, और साथ ही उनके भ्राता, उनका नाम किसी किताब में दिया नहीं है कि उनका नाम क्या था, लेकिन उनके भाई को यहाँ पर प्रशासन के लिए नियुक्त किया, जो कि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। यानी कि दापा अभियान जीत कर उन्होंने वहां पर बर्तवाल बंधुओं की नियुक्ति कर दी। लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बर्तवाल बंधुओं की नियुक्ति कर दी, जिसमें एक भीमसेन या भीम सिंह बर्तवाल थे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर कुछ काल में, जब उसके कुछ समय पश्चात जो दापा के मतलब जो तिब्बती लोग थे, इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई, अपनी सेना बढ़ाई, और जो वहां पर गढ़वाली सेना नायक मौजूद थे बर्तवाल बंधु, उनको हरा दिया, गढ़वाली सेना को मार दिया। ठीक है, बर्तवाल बंधु मारे गए। कब? ये दूसरा दापा अभियान मान लो। ठीक है, बर्तवाल बंधु किसमें मारे गए थे? दापा आक्रमण में मारे गए थे, लेकिन गढ़वाल से सेना नहीं गई थी उस काल में, उस समय में। वो जो सेना वहां पर ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, उन सैनिकों को मारा और बर्तवाल बंधु मार दिए गए, यानी कि भीम सिंह बर्तवाल और जो उनके भ्राता थे वो मारे गए यहाँ पर उसके पश्चात में। ठीक है, पहले में तो जीत हुई, फिर जीतने के पश्चात उन्होंने अपनी सेना बढ़ाई, जो दापा के जो राजा थे और सैनिक थे, ठीक है, उन्होंने अपनी सेना बढ़ाई, सेना बढ़ाने मतलब अपनी शक्ति बढ़ाई, और पुनः इन पर आक्रमण किया जो वहां पर बर्तवाल बंधु थे, लेकिन ये मारे गए। अब महिपत शाह को पता चला कि जो बर्तवाल बंधु हैं वो मार दिए गए हैं, दापा ने पुनः यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया है। तो महिपत शाह ने माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में, ये नाम तो आपने काफी सुना होगा, माधो सिंह भंडारी, इनके बारे में आप पढ़ते आए होंगे बचपन से, मलेथा की गोल वगैरह। ठीक है, तो कई सारे माधो सिंह भंडारी, इनके सारे कार्य हम देखेंगे अभी। इनके नेतृत्व में पुनः दापा आक्रमण, पुनः दापा आक्रमण, और यहाँ पर फिर से क्या हुई, इन्हें विजय प्राप्त हो गई फिर से। ठीक है, देखो पहला अभियान था लोदी रिखोला के नेतृत्व में, जहां पर सेनापति लोदी रिखोला थे, जीत हुई, और वहां पर बर्तवाल बंधु, इसी तरह से आपने ध्यान रखना है, वहां पर बर्तवाल बंधुओं की नियुक्ति हुई, लेकिन दापा ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और बर्तवाल बंधुओं को हरा के मार दिया। फिर राजा को पता चलता है, ठीक है, राजा क्रोधित तो हो गई, उसकी सेना के 2 सेना नायक मारे गए हैं, क्रोधित हुआ और सीधा चल दिया सेना लेके। और किसके नेतृत्व में लेके? इस बार माधो सिंह भंडारी, क्योंकि अत्यधिक वीर थे, तो इनके नेतृत्व में ले गया, पुनः दापा आक्रमण कर दिया और वहां पर फिर उन्हें विजय प्राप्त हो गई। क्लियर? यहाँ तक का कोई आपको डाउट नहीं होगा। फिर अब राजा ने सोचा और अपना साम्राज्य विस्तार किया जाए। ठीक है, हालांकि ये ऐसे शासक हैं, देखो मात्र आपको 4 साल शासन करते हुए दिखेंगे, लेकिन इन 4 सालों में गढ़वाल में इन्होंने इतना जो गढ़वाल का साम्राज्य विस्तार किया, ये गढ़वाल के सबसे महानतम शासकों में गिने जाते हैं।
ठीक है, महीपत शाह, जबकि सबसे वृद्ध भी थे और सबसे कम समय, मतलब बहुत कम समय, अल्प समय तक ये शासक रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने गढ़वाल का बहुत ज्यादा विस्तार इन्होंने किया था। दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर लुटेरे थे जो, ठीक है, सिरमौर इत्यादि के, वहां पर इन्होंने अपनी सेना भेजी, ठीक है। वहां पर दक्षिण पश्चिम अभियान क्या, सतलज सीमा तक विस्तार हेतु माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में दक्षिण पश्चिम अभियान, दक्षिण पश्चिम अभियान किया, ठीक है। और कहां पर आक्रमण किया, बिशैर पर आक्रमण, बिशैर, बिशैर नामक एक स्थान था यहाँ सतलुज के किनारे, सतलुज मतलब हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बिशैर पर आक्रमण, ठीक है, सिरमौर वही वाला एरिया आक्रमण कर, लेकिन जहां पर माधो सिंह भंडारी क्या हुए, घायल हो गए। हालांकि किसी किताब में देखो इनकी मृत्यु होने का तथ्य भी आया कि वहां पर माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ, इनकी मृत्यु बहुत बाद में हुई थी इसके पश्चात। तो यहाँ पर ये घायल हो गए थे बहुत बुरी तरह से, यानी कि गढ़वाली सेना जीत नहीं पाई थी, हार गई थी। तो ध्यान रखिएगा, माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में दक्षिण पश्चिम अभियान करके विशैर पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि महीपत शाह के दक्षिण पश्चिम अभियान में उनका सेनापति कौन था, तो कौन था, माधो सिंह भंडारी। अब हम इनके 3 सेनापति देख चुके हैं। सबसे पहला सेनापति हमने इनका देखा कौन, लोधी रिखोला। प्रथम तिब्बत अभियान, दूसरा तिब्बत अभियान जो कि आंशिक रूप से था, उसमें कौन थे, भीमसेन और बर्तवाल बंधु, यानी कि 2 वो हो गई, ठीक है। तीसरे में कौन है, देखो माधो सिंह भंडारी जो कि बिशैर पर आक्रमण किया, और जो तीसरा तिब्बत अभियान था, दापा आक्रमण था, वहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके पश्चात पुनः दक्षिण पश्चिम अभियान यहाँ पर हालांकि हार गए थे, लेकिन जो देहरादून वाला एरिया था, जो तराई क्षेत्र था देहरादून वाला, दक्षिण पश्चिम एरिया था, यहाँ पर लुटेरे बार बार आ रहे थे। ये तो साम्राज्य विस्तार के लिए था, दूसरे सीमा पर आक्रमण, लेकिन जो अपनी सीमा है, जैसे देहरादून जो अपनी इनकी सीमा थी, वहां पर कई सारे लुटेरे आक्रमण करके उसको लूट रहे थे। देहरादून इत्यादि का जो शहर, देहरादून वाला एरिया था, ठीक है, दक्षिण पश्चिम इनका एरिया था, शहरी एरिया, तराई एरिया, वहां पर लूट रहे थे, लूट मार कर रहे थे। तो इन्होंने पुनः लोधी रिखुला को यहाँ पर भेजा। दक्षिण पश्चिम सीमा की रक्षा हेतु किसको भेजा, लोधी रिखोला को, ठीक है, लोधी रिखोला को भेजा। तो रिखोला साहब जाते हैं वहां और सारे लुटेरों को पकड़ पकड़ के मारते हैं, चुन चुन के मारा, ठीक है, और सबको वहां से भगा दिया, जो हाथ आए उनको मार दिया गया। तो दक्षिण पश्चिम सीमा की रक्षा हेतु किसको भेजा था, लोधी रिखोला को। सीमा की रक्षा मतलब जो अपनी सीमा है उसकी रक्षा हेतु। लेकिन दक्षिण पश्चिम अभियान का नेतृत्व किसने किया था, माधो सिंह भंडारी ने। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अपने इसी तरह से समझनी है, ठीक है। तो देखो माधो सिंह भंडारी, इनके नेतृत्व में दक्षिण पश्चिम अभियान हुआ था, और दक्षिण पश्चिम सीमा की जो रक्षा करने हेतु इन्होंने किसको भेजा था, लोधी रिकोला को। दक्षिण पश्चिम सीमा की रक्षा से आशय क्या है, मतलब जो अंदर लुटेरे आ रहे थे, लूटपाट मचा रहे थे, क्यों, क्योंकि राजा बैठ रहा है श्रीनगर में, और श्रीनगर से देहरादून काफी दूर है, मतलब केंद्र से अति दूर है। तो वहां पर जो बाहरी घुसपैठिए होते हैं उनके आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो वही यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। उन्हें भगाने के लिए इन्होंने लोधी रिखोला को नियुक्त किया और वहां पर भेजा, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा देखो कुमाऊं अभियान हुआ था इनका एक, कुमाऊं अभियान, ऐसा माना जाता है इनका एक कुमाऊं अभियान भी हुआ था, ठीक है। तब कुमाऊं का शासक कौन था, त्रिमल चंद, पढ़े थे वहां पर, त्रिमल चंद के विरुद्ध। हालांकि जो त्रिमल चंद था, जब इसका संघर्ष चला कुमाऊं में, त्रिमल चंद का, ये भागकर कहाँ गया था, गढ़वाल में इसने शरण ली थी, ठीक है। इसने गढ़वाल में शरण ली थी, और जो महीपत शाह थे इन्होंने ही इनको शरण दी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि त्रिमल चंद ने और इनके मध्य एक आक्रमण भी हो गया। इसी बीच क्या होता है, कई सारे जो नागा साधु होते हैं, महीपत शाह से इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है। और उसका पश्चाताप करने के लिए, उसकी आत्मग्लानि से, मतलब आत्मग्लानि इन्हें बहुत ज्यादा हुई कि इन्होंने किसी जो निर्दोष व्यक्ति उनकी हत्या कर दी है, ठीक है। तो कुमाऊं अभियान में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, महीपत शाह, मतलब युद्ध के दौरान ही मारे गए। तो ध्यान रखिएगा,
कुमाऊं अभियान में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। महीपत शाह की मृत्यु कब होती है, कुमाऊं अभियान में। ठीक है, महीपत शाह की मृत्यु हो जाती है कुमाऊं अभियान में। तो गढ़वाल का पंवार वंश का एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी किसी युद्ध के दौरान मृत्यु हुई है, जो किसी युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हैं कुमाऊं युद्ध के दौरान। कौन हुए, महीपत शाह। दूसरा थे देखो प्रद्युम्न शाह, जो खुड़बुड़ा युद्ध में मारे गए थे, वो किसके साथ थे, गोरखा के साथ थे। तो कुमाऊं के साथ युद्ध के दौरान जो वीर गति को प्राप्त होने वाले शासक कौन है, महीपत शाह। ठीक है, और गोरखों के साथ युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त होने वाला शासक कौन है, प्रद्युम्न शाह। दोनों अलग अलग है। तो महीपत शाह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, त्रिमल चंद के विरुद्ध उनका आक्रमण रहता है। साथ ही इनका एक सेनापति होता है यहाँ पर, बनवारी दास तंवर। बनवारी दास तंवर, ये भी क्या था, सेनापति था। ये भी क्या, मारा गया। मतलब स्वयं भी इनकी मृत्यु हो गई उस दौरान, और बनवारी दास तंवर जो कि इनका सेनापति था उसकी भी यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो उम्मीद है आप लोग महीपत शाह को बेहतर समझ पाए होंगे, क्योंकि इनके सेनापति बहुत सारे हैं। इन्होंने 3 तिब्बत अभियान किए थे, पश्चिम दक्षिण पश्चिम अभियान किया था जहां पर माधो सिंह भंडारी इनके सेनापति थे। फिर दक्षिण पश्चिम सीमा की रक्षा हेतु यानी कि दून क्षेत्र जो था इनकी, इसकी रक्षा हेतु उन्होंने लोधी रिखोला को भेजा था। ठीक है, कुमाऊं अभियान किया, वहां पर ये स्वयं भी मारे गए, त्रिमल चंद के अगेंस्ट किया था, और साथ ही इनका जो सेनापति था बनवारी दास तंवर, वो भी मारा गया। इन्हें देखो क्या कहा जाता है, महीपत शाह को इन्हें कहा जाता है गर्वभंजन। गर्वभंजन की इन्हें उपाधि दी गई है, गर्वभंजन। तो नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न ट्रिपल एससी पहले पूछ चुका है। गर्वभंजन किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, महीपत शाह को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो शाहजहां है यहाँ पर देखो 1628 तक का जहांगीर रहता है। ठीक है, उसके पश्चात शाहजहां जब शासक बनता है तो वो इन्हें आमंत्रित करता है। ठीक है, कि आप आइए हमारे राज्याभिषेक में शामिल होइए, दरबार में आइए, आमंत्रित होइए। लेकिन ये राजा बहुत ज्यादा स्वाभिमानी थे। ठीक है, ये उसके आमंत्रण पर वहां नहीं गई। उसके आमंत्रण को ठुकरा दिया तो कहीं ना कहीं शाहजहां इनसे चिड़ा हुआ भी था। ठीक है, और साथ ही इन्होंने उनकी अधीनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करी और अपने आप को स्वतंत्र रखा, इसलिए इन्हें गर्वभंजन कहा जाता है। और जो मौला राम ने इन्हें क्या कहा है, महादंड, महाप्रचंड भुजदंड, महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा इन्हें, मौला राम ने। किसने कहा इन्हें, मौला राम ने क्या कहा है, महाप्रचंड भुजदंड। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कंप्लीट हो गए। गर्वभंजन किसे कहा जाता है, महीपत शाह को। महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा है, मौला राम ने। लेकिन किसको कहा है, महीपत शाह को। तो इसको दोबारा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम पढ़ते हैं माधो सिंह भंडारी के बारे में थोड़ा बहुत, फिर आगे हम कर्णावती के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो माधो सिंह भंडारी, ये कोई शासक नहीं थे, ये सेनापति थे। ठीक है, सेनापति थे। किस किस के सेनापति थे, एक थे महीपत शाह के, महीपत शाह, फिर कर्णावती के सेनापति भी रहे थे, साथ ही पृथ्वीपति शाह के। ठीक है, कल के पेपर में भी आप देखेंगे एक और सवाल आया था कत्यूरी काल वाला, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कत्यूरी वंश से भी संबंधित एक सवाल आया था। तो प्रश्न आते हैं, प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप लोग बस मन लगा के पढ़िए। और थोड़ा सा देखो, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, कल का जो पेपर था वो स्नातक स्तरीय था, इसलिए उसका स्तर अच्छा होना स्वाभाविक है ना। कोई ग्राम विकास अधिकारी बनता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बनता है, या सहायक समाज कल्याण अधिकारी बनता है, तो आप एक ऐसी पद पर जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इतना नॉलेज होना है, या फिर इस तरह की तैयारी आपको चाहिए। उत्तराखंड में पहला पेपर ऐसा बना है इसलिए लोगों को टफ लग रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में देखें आप तो तुलना यदि करेंगे तो उतना टफ पेपर नहीं है। साथ ही उसमें गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों की बहुलता थी, वो भी आवश्यक है, क्योंकि जो भी नियुक्त होगा उसने जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाकर काम करना है। और लोग कैसे मिलेंगे, या तो कुमाऊनी मिलेंगे, या गढ़वाली मिलेंगे, या जौनसारी मिलेंगे, ठीक है, या फिर भावरी मिलेंगे, यही तो मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं उत्तराखंड का एग्जाम निकाल के आपको केरल में नियुक्ति दे दी जाएगी
या उत्तर प्रदेश में दे दी जाएगी। जब उत्तराखंड के लोगों को ही आपने अपनी सेवा देनी है तो अधिकांश ऐसे लोग हैं जो या तो कुमाऊनी में बोलते हैं या फिर गढ़वाली में बोलते हैं, तो ये चीजें भी आना, थोड़ा बहुत नॉलेज रखना ठीक है, इसलिए पेपर अच्छा था। ठीक है, ऐसा उसमें पेपर में कोई इशू नहीं है। तो आगे जो आबकारी आएगा, देखो एक कांस्टेबल की पोस्ट है, इंटर लेवल की पोस्ट है, तो उसके अनुसार पेपर आएगा। ये अच्छी बात है, आयोग के पद के हिसाब से। पहले आपने देखा होगा जो सचिवालय रक्षक का पेपर था बहुत आसान था, बिल्कुल अलग था, लेकिन उसके पश्चात वीपीडीओ वीडियो जो हुआ था वो थोड़ा अलग था, ये कल का थोड़ा अलग था। जिस हिसाब का पद है और जिस हिसाब के उसका स्तर है, यानी कि इंटर लेवल है फिर ग्रेजुएशन लेवल है, तो उस हिसाब से पेपर बन रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन न लें। हम पढ़ रहे हैं, देखो माधो सिंह भंडारी जो कि सेनापति थे, महीपत शाह के सेनापति थे, कर्णावती के भी थे और पृथ्वीपति शाह के सेनापति भी रहे थे। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था इनका? मलेथा में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? मलेथा। मलेथा कहाँ पड़ता है? किस नदी के तट पर है? टिहरी में अलकनंदा नदी के तट पर, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, है ना। फिर देखो मलेथा की गूल का निर्माण इन्होंने किया। मलेथा की गूल का निर्माण, ठीक है, मलेथा की गूल का निर्माण इन्होंने किया था और निर्माण कार्य की सफलता हेतु अपने पुत्र की बलि दे दी थी। हम अपने एकमात्र पुत्र की बलि दे दी। ठीक है, निर्माण कार्य की सफलता के लिए, यानी कि जो ये गूल खोद रहे थे वो सक्सेसफुली मतलब खोद लें, पानी नदी का पहुंच जाए उनके गांव में, इस कार्य की सफलता के लिए इन्होंने अपने एकमात्र पुत्र की बलि दे दी थी वहां पर। ठीक है, इसके अलावा देखो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, जो रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में, से इनके द्वितीय पुत्र से प्राप्त ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है कि इनका द्वितीय पुत्र भी था। लेकिन देखो कहीं कहीं पर किताबों में भी ऐसी चीजें दी रहती है ना। देखो एक जगह पर लिखते हैं कि इनका एकमात्र पुत्र था जिसकी बलि दे दी थी इन्होंने, लेकिन देवप्रयाग के मंदिर से इनका दूसरे पुत्र होने का उल्लेख भी मिलता है ना। तो ताम्रपत्र से, हालांकि अन्य कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन ताम्रपत्र में ऐसा दिया गया है इनका द्वितीय पुत्र, इनके द्वितीय पुत्र कौन थे? गजे सिंह। ठीक है, पुत्र वधु, इनकी पुत्र वधु थी कौन? बौराणी। बौराणी। तथा तीसरे कौन थे? देखो इनके पौत्र अमर सिंह का उल्लेख भी मिलता है। अब पौत्र अमर सिंह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो एक बार प्रश्न बना हुआ था कि जो माधो सिंह भंडारी है इनकी पुत्र वधु बौराणी का उल्लेख किस ताम्रपत्र में प्राप्त होता है? कहां पर होता है? देवप्रयाग ताम्रपत्र, जो कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? उदीना बौराणी। पत्नी कौन थी इनकी? उदीना बौराणी। कभी कभी पूछ ले, क्योंकि ट्रिपल एस से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उदीना बौराणी पहले पूछा गया है। जो श्रीदेव सुमन है उनकी पत्नी का नाम क्या था? ये प्रश्न पहले बन चुका है। ठीक है, तो इनकी पत्नी कौन थी? उदीना बौराणी। तो ध्यान रखिएगा माधो सिंह भंडारी, इनके बारे में गढ़वाल में जो लोकोक्ति भी एक प्रचलित है। ठीक है, उसमें एक सिंह रैण बण, मतलब एक सिंह में जो एक शेर है एक जंगल में रहता है, एक सिंह गाय के पास होता है। ठीक है, गाय के जो सिंह होते हैं, एक सिंह माधो सिंह है, उसके बाद अगला और अन्य कोई सिंह नहीं है। मतलब ऐसी एक लोकोक्ति या फिर कहिए कहावत प्रचलित है गढ़वाल में। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ये क्या थे? वीर सैनिक थे, अदम्य साहस के परिचायक थे इनके पास। ठीक है, सैन्य कौशल तो था ही था, मतलब साथ ही साथ देखो प्रजा हित में भी ये कार्य करते थे। मलेथा की गोल का निर्माण किया और उस निर्माण कार्य के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। मतलब प्रजा हित का कार्य था, सामाजिक कार्य था, दोनों काम में इनकी प्राथमिकता रही थी। सैन्य साहस तो था ही था, सैन्य अदम्य साहस का परिचय इन्होंने अपनी वीरता के साथ दिया था। ठीक है, तिब्बत अभियान में इन्होंने महिपत शाह को विजयी बनाया था, साथ ही पश्चिम अभियान में भी गए थे, हालांकि वहां पर घायल हो गए थे। और लेकिन उसके पश्चात जब सामाजिक कार्य उन्होंने किया तो वहां पर गूल के निर्माण के लिए जो बाधाएं आ रही थी उनसे पार पाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र की
बलि भी दे दी थी। ठीक है, तो एक महान व्यक्ति थे, इसलिए इनके बारे में पढ़ना यहाँ पर स्वाभाविक था। अगले हैं देखो पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह, ठीक है, जो कि 1634 से लेकर शासक रहे कब तक का, 1664 तक का। ठीक है, कौन से नंबर के थे, 47वें शासक। ये देखो अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे, तो इनके बदले शासन किसने किया, संरक्षिका कर्णावती। ठीक है, संरक्षिका कौन थी, कर्णावती। इनके अल्पवयस्क होने के कारण कर्णावती ने शासन किया। ठीक है, कर्णावती ने 1640 तक शासन किया। ठीक है, शासन किया। चूंकि पृथ्वीपति शाह क्या थे, अल्पवयस्क थे, यानी कि वयस्क नहीं हुए थे। तो जब वयस्क नहीं थे तो उनके बदले उनकी माता जो कि कर्णावती थी, महिपत शाह की पत्नी थी, उनके द्वारा शासन किया गया था। ठीक है, महिपत शाह की पत्नी थी कौन, कर्णावती, उनके द्वारा शासन किया गया। पृथ्वीपति शाह बहुत ज्यादा छोटे थे, अल्पवयस्क थे, तो इनको संरक्षण किसने दिया था, कर्णावती ने दिया था। तो प्रश्न बनेगा कि निम्न में से पृथ्वीपति शाह किसके संरक्षण में रहे थे, किसके संरक्षण में रहे, साफ सीधी बात है, कर्णावती की। आपको महारानी कर्णावती, महारानी कटौची, महारानी गुलेरिया, 3-4 ऑप्शन दे देगा। अभी समीक्षा अधिकारी में गुलेरिया वाला पूछा गया था। ठीक है, कीर्ति शाह का संरक्षण किसने किया था, महारानी गुलेरिया ने। तो प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, संरक्षण की मतलब किसके संरक्षण में रहे थे, पृथ्वीपति शाह के, पृथ्वीपति शाह कर्णावती के। ठीक है, इसके बाद आता है देखो 1635 में नवाजत खां, जो कि शाहजहां। अब तुम्हें मैंने अभी बताया था, जो महिपत शाह था वो शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुए थे, शाहजहां से उनकी नहीं बनी थी महिपत शाह की। तो कहीं ना कहीं शाहजहां को इस बात का क्या था, मतलब ये बात उसे याद रह गई, मन में उसके घर कर गई कि गढ़वाल में एक ऐसा शासक है जो हमारे अधीन नहीं आया, हमारे दरबार में नहीं आया, जिसने हमारा अपमान किया, है ना। उसने देखा कि महिपत शाह मृत्यु हो गई है, तो भाई चल दो सेना लेके। तो उसने क्या किया, जो सिरमौर के शासक थे मंधाता प्रकाश, और साथ ही कुमाऊं का बाज बहादुर चंद, और तीसरे हो गए मुगल सेनापति नवाजत खां। इन तीनों को आक्रमण करने भेज दिया गढ़वाल में। एक ने कुमाऊं की तरफ से आक्रमण किया, दूसरे ने पश्चिम से आक्रमण किया, तीसरे ने दक्षिण से आक्रमण किया। ठीक है, तो कुमाऊं का आक्रमण तो यहाँ पर ही, क्योंकि जो कुमाऊं और गढ़वाल का मिला हुआ एरिया यहाँ पर ही तक सीमित रहा, लेकिन जो दक्षिण और पश्चिम से आक्रमण हुआ था वो कहां पर हुआ, देहरादून में। देहरादून में आक्रमण हुआ। उन सैनिकों का किसने सामना किया था, महारानी कर्णावती ने। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने केवल सामना ही नहीं किया, उनकी नाक तक कटवा दी, उन्हें यहाँ से भागने के लिए विवश कर दिया, उनके जो सैनिक बचे रहे उनकी नाकें कटवा दी गई, इसलिए कर्णावती को नाक कटी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1635 में नवाजत खां, ठीक है, नवाजत खां का आक्रमण, किसका सेनापति था, शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां का सेनापति, यानी कि शाहजहां ने आक्रमण करवाया था। ठीक है, तो इन्हें यहां से मार के भगा दिया। आप समझ चुके हैं स्टोरी। जो नवाजत खां सेनापति आया था, इनके साथ जो सेना आई थी, इन्हें पकड़ पकड़ के नाक काट दी इनकी। ठीक है, तो नाक कटा के यहां से इनको, नाक काट के यहां से इनको भगा दिया। इसीलिए कर्णावती को नाककटी रानी भी कहा जाता है, कर्णावती को नाककटी रानी कहा जाता है। ठीक है, नाककटी रानी क्यों कहा जाता है, इन्होंने क्योंकि मुगल सैनिकों की पकड़ पकड़ के नाक काट दी थी। ठीक है, उन्हें भागने पर विवश किया था। इनका वास्तविक नाम क्या था, करुणावती। यशवंत सिंह कटौज की जो बुक है उसके अनुसार इनका वास्तविक नाम क्या था, करुणावती। वास्तविक नाम क्या था इनका, करुणावती। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था, करुणावती इनका था, ध्यान रखिएगा, करुणावती। यशवंत सिंह कटौज की किताब में दिया गया कि इनका वास्तविक नाम था करुणावती था। ठीक है, इन्होंने कर्णपुर की स्थापना की थी, दून में, दून में कर्णपुर बसाया। ठीक है, कर्णपुर बसाया था।
इन्होंने देहरादून में करणपुर बसाया था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इनकी तुलना गोंडवाना की संरक्षिका रानी दुर्गावती से की जाती है, ठीक है। इन्हें गढ़वाल की रानी दुर्गावती कहा जाता है, गढ़वाल की रानी दुर्गावती इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो रानी दुर्गावती जो कि गोंडवाना की शासिका थी, इन्होंने भी मुगल सैनिकों से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। और यहाँ पर जो गढ़वाल की रानी दुर्गावती कौन है, कर्णावती रानी, ठीक है। उन्होंने भी मुगल सैनिकों से अपने राज्य की रक्षा की थी। लेकिन इसके पश्चात देखो 1640 में पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठ जाते हैं। 1640 पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, राज्यभार संभाल लिया। अब देखो इनके समकालीन, पृथ्वीपति शाह के समकालीन मुगल बादशाह कौन है। 1640 से 64 तक रहे तो मुगल बादशाहों में कौन आ जाएगा, एक आएगा शाहजहां, दूसरा आएगा औरंगजेब, ठीक है। पहले आएगा कौन, शाहजहां, दूसरा कौन आएगा, औरंगजेब। इनको बिल्कुल जोड़ते हुए पढ़ो, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा इतिहास पे। हमने चंद पढ़ा, थोड़ा वहां पर आपको बोरियत जरूर आई होगी, लेकिन अब आपको चंद पता है, थोड़ा बहुत आपको मोटा मोटा अनुमान भी है मुगल शासकों का, वहां पर मैंने बताया था, यहाँ पर मैं लगातार बता रहा हूँ। तो अब आपको इसमें अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छे से बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो शाहजहां, औरंगजेब, इनके जो मुगल बादशाह थे। साथ ही कुमाऊं में कौन था, वही बाज बहादुर चंद। देखो यहाँ पर आप इस कड़ी को कैसे जोड़ोगे, अभी आपको मैं समझाऊंगा आप कड़ी कैसे यहाँ पर जोड़ोगे। अब शाहजहां को ये बात उसके मन में फिर से घर कर गई। एक तो महिपत शाह बड़ा क्या था, मतलब ऐसा शासक था जिसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी, उसका अपमान किया, ठीक है। उसके पश्चात उसने जब अपनी सेना भेजी तो कर्णावती ने उनकी नाक काट दी। अब जो शाहजहां है, कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट हुआ होगा ना, उसको लगा होगा यार कि एक छोटा सा साम्राज्य और इतना बड़ा मुगल साम्राज्य, उसको मतलब उसकी सेना को उसने हरा के भेज दिया वहां की महारानी ने। तो उसने उसका बदला लेना चाहा, फिर से उसने उसका बदला लेना चाहा। तो जब बदला लेना चाहा तो दोनों युद्ध, फिर उसने 2 बार अपनी सेनाएं भेजी, और दोनों बार में जो सहायता किसने की थी, बाज बहादुर चंद ने उसकी सहायता की थी, ठीक है। बाज बहादुर चंद किसकी सहायता की थी, शाहजहां की। इसने 2 बार यहाँ पर अपनी सेना भेजी थी पूर्व महार का बदला लेने के लिए, एक 1652 में और एक 1655 में, ठीक है। 1652 सेनापति कौन था, 1652 का सेनापति था इनका ईरज खां, ईरज खां। और 1655 का सेनापति कौन था, खलीलुल्लाह खां, खलीलुल्लाह खां, ठीक है। ये दोनों सेनापति थे, इनके नेतृत्व में दून पर लूट इन्होंने मचाई थी। हालांकि जीत नहीं पाए थे क्योंकि गढ़वाली सेना कम नहीं थी, है ना, गढ़वाली सेना कम नहीं थी। तो दून पर इन्होंने थोड़ा बहुत लूटपाट, जो यहाँ का तराई एरिया था उस पर लूटपाट मचाई, लेकिन यहाँ से इनको भगा दिया। जब इन्होंने दून से उनको भगाया तो इन्होंने दून में एक पृथ्वीपुर नामक नगर इन्होंने बसाया था, ठीक है। दून में पृथ्वीपुर नगर की स्थापना की। तो देहरादून का एक नाम पृथ्वीपुर भी आपको मिलता है, पहले प्रश्न बना हुआ है, देहरादून का एक नाम आपको पृथ्वीपुर भी मिलता है। कत्यूरी में आप लोगों ने एक चीज हम शायद बताना आपको भूल गए थे कि जो पिथौरागढ़ है, कत्यूरी शासक राजा पिथौरा शाही ने पिथौरागढ़ की स्थापना करी थी। पहले प्रश्न बना हुआ है तो अभी याद आ गया, तो इसलिए आप लोग उसको नोट करके लिख लीजिएगा। पिथौरागढ़ की स्थापना कत्यूरी शासक राजा पिथौरा शाही ने की थी। और यहाँ पर देखो दून में पृथ्वीपुर की स्थापना किसने करी थी, पृथ्वीपति शाह ने। तो पृथ्वीपुर किसको कहा जाता है, देहरादून को ही कहा जाता है, ठीक है। तो अब एक कड़ी आप जोड़ रहे हैं ना, महिपत शाह जो कि स्वाभिमानी शासक था, उसके पश्चात कर्णावती के समय में शाहजहां ने आक्रमण किया, लेकिन कर्णावती ने उनके नाक काट दी। अब राजा को, जो बादशाह था, मुगल बादशाह था, उसको कहीं ना कहीं ये बात उसके मन में घर कर गई थी कि यार एक छोटे से साम्राज्य ने उनको हरा दिया है। तो उसने फिर से 2 अभियान किए। पहला जो उसने अभियान किया 1652 में सेनापति ईरज खां था, और दूसरा था 1655 में खलीलुल्लाह
हाँ, इन दोनों के नेतृत्व में उसने दून पर लूटपाट मचाई, ठीक है। लेकिन दून में पृथ्वीपुर नगर की स्थापना, इनको यहाँ से भगाकर, मुगल सैनिकों को यहाँ से भगाकर यहाँ पर पृथ्वीपुर नगर की स्थापना किसने करी? पृथ्वीपति शाह ने। ये पूरा आपको एक कहानी के रूप में याद हो गया यहाँ पर, ठीक है। 1658 में सुलेमान शिकोह को शरण दी, ठीक है। ये सुलेमान शिकोह कौन थे? दारा शिकोह का ही पुत्र था। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था और सुलेमान शिकोह उसका पुत्र था। जब शाहजहां वृद्ध हुआ तो 1658 में उसके पुत्रों में आपसी संघर्ष हो गया सत्ता के लिए, ठीक है। इसमें जितने भी शाहजहां के पुत्र थे सबको पकड़ के मार दिया किसने? औरंगजेब ने, और स्वयं उसमें शासन करने लगा। कब? 1658 में। तो उसने दारा शिकोह के पुत्र को भी उसने सोचा कि कहीं बाद में समस्या न बन जाए तो इसको भी मार देना चाहिए। तो सुलेमान शिकोह वहां से भाग निकला। भाग के पहले कहाँ जाता है वो? कुमाऊं। हमने पढ़ा था ना, बाज बहादुर चंद उसको शरण तो दी, लेकिन जैसे औरंगजेब का फरमान प्राप्त हुआ तो उसने उसको शरण देने से इनकार कर दिया और वहां से भगा दिया, वहां से उसको मुक्त कर दिया। लेकिन जो सुलेमान शिकोह है उन्हें कहां पर जाता है? गढ़वाल में शरण लेता है और पृथ्वीपति शाह के दरबार में इन्होंने शरण ली, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह जो कि ये भी एक स्वाभिमानी शासक थे, शांति अतिथि सत्कार वाली बातें जो होती हैं, ठीक है, मतलब जो मानवीय व्यवहार होता है उसके चलते इन्होंने कहा नहीं हम तो शरण देंगे, ये हमारे धर्म के नहीं तो विरुद्ध हो जाएगा। तो इन्होंने किसको शरण दे दी? सुलेमान शिकोह को शरण दे दी। हालांकि औरंगजेब वहां से बार बार इन्हें सूचित भी करता रहा कि शरण मत दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना जो आतिथ्य वाला जो भाव है वो प्रदर्शित किया और उसको शरण दी, ठीक है। उसी दौरान तो मेदिनी शाह ने क्या किया? इनके साथ धोखा किया और जो ये सुलेमान शिकोह था इसको पकड़ के बंदी बनाकर कहा? औरंगजेब के समक्ष पेश किया था। किसके साथ? औरंगजेब ने पहले जय सिंह को, सुलेमान शिकोह को लेने के लिए पहले जय सिंह भेजा, फिर जय सिंह का पुत्र राम सिंह भेजा। अभी हाल ही में किसी परीक्षा में प्रश्न बना हुआ था कि औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे सुलेमान शिकोह को पकड़ने के लिए गढ़वाल के दरबार में भेजा था। अभी शायद यूके SSC या यूके PSC की किसी परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है पिछले 2-3 महीने की परीक्षा में कि सुलेमान शिकोह को पकड़ने के लिए जय सिंह को, मतलब निम्न में से किसे भेजा? तो पहले जय सिंह को भेजा था, उसके पश्चात उसके पुत्र राम सिंह को भेजा था। तो इनकी सहायता किसने करी थी? मेदिनी शाह ने। मेदिनी शाह ने इनकी सहायता करी। किसकी सहायता करी? राम सिंह की, ठीक है। और इनको पकड़वाने में, किसको पकड़वाने में? सुलेमान शिकोह को। तो क्वेश्चन बनेगा सुलेमान शिकोह को पकड़वाने में सहायता किसने की थी? मेदिनी शाह ने सहायता की, ठीक है। पकड़ने ही तो भेजा। आप लोग पूरा लिख रहे होंगे इसको, ठीक है। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखो, जय सिंह और उसके पश्चात राम सिंह यहाँ पर औरंगजेब ने भेजे थे इसको पकड़ने। तो किसको? सुलेमान शिकोह को। तो इनकी सहायता किसने की? मेदिनी शाह ने सहायता की। और मेदिनी शाह इनके साथ कहां पर गया? औरंगजेब के दरबार में गया। अब चूंकि इसने राजद्रोह का कार्य किया था, इसलिए पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को क्या कर दिया? देश निकाला कर दिया, मतलब अपने राज्य से उसको निष्कासित कर दिया, उसको बाहर कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेदिनी शाह को देश निकाला घोषित कर दिया था, पृथ्वीपति शाह ने राज्य से बाहर कर दिया था। अब मेदिनी जो शाह थे ये मजबूरन इन्हें मुगल साम्राज्य में ही फिर रहना पड़ा। वहीं 1661 में जिन कारणों से भी मृत्यु हुई होगी, तो इनकी 1661 में वहां पर मृत्यु हो गई। यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है। 1658 में देखो, सुलेमान शिकोह जो कि दारा शिकोह का पुत्र था, अपने साथ 17 अन्य लोगों को भी यहाँ पर लेकर आया था। जिसमें कौन कौन थे? देखो, जिसमें इनके साथ कौन कौन आए थे? दिल्ली से एक चित्रकार कौन कौन आए थे? एक थे इसमें श्यामदास और दूसरे थे हरदास। श्यामदास और हरदास, इनको भी शरण दी थी। शरण दी किसने? पृथ्वीपति शाह ने। किस किस को शरण दी थी? एक चित्रकार श्यामदास थे, दूसरे चित्रकार हरदास थे, ठीक है। दून में पृथ्वीपुर में आपको बता चुका हूं। इसके अलावा देखो, राजगढ़ी में इन्होंने
राजगढ़ी को दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है, राजगढ़ी को दूसरी राजधानी बनाया इन्होंने, और साथ ही वहां पर दिलीपत शाह को नियुक्त किया था। तो इतना ध्यान रखिएगा, राजगढ़ी को दूसरी राजधानी किस शासक ने बनाया था? पृथ्वीपति शाह ने। और 1664 में फतेह शाह को, फतेहपति शाह या फतेह शाह को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, राजा घोषित कर दिया अपनी मृत्यु से पहले ही, क्योंकि वृद्ध हो चुके थे। हम चर्चा किए सबसे वृद्ध नहीं, वो तो वृद्ध अलग थे। ठीक है, तो 1664 में इन्होंने फतेह शाह को राजा घोषित कर दिया कि अब आप शासन संभालिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपुर नगर की उन्होंने स्थापना करी। कैसे करी? इन्हें भगाया तब करी। फिर देखो, सुलेमान सिको जो कि दारा सिको का पुत्र था, यहाँ पर शरण लेता है। पहले कुमाऊं में लेता, लेकिन बाज बहादुर चंद इनका, बाज बहादुर चंद वहां से इसको भगा देता है। ठीक है, उसके पश्चात बाज बहादुर चंद के औरंगजेब के साथ अच्छे संबंध हो जाते हैं, लेकिन बाद में देखो जय सिंह और राम सिंह को पकड़ने के लिए भेजता है यहाँ पर, जो सुलेमान सिको इसको पकड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है, उनकी सहायता कौन करता है? मेदिनी शाह। तो मेदिनी शाह को देश निकाला कर दिया, देश से, राज्य से निष्कासित कर दिया। मेदिनी शाह ये इनको लेकर कहाँ गया? मुगल दरबार में, वहीं वो रहने लगा। तो 1661 में वहां उसकी मृत्यु होगी। कहीं 1662 भी दिया है। ठीक है, फिर चित्रकार श्यामदास और हरदास भी इसी के काल में आए थे। राजगढ़ी को इसने दूसरी राजधानी बनाया था। 1664 में फतेह शाह को इसने राजा घोषित किया था। एक और चीज इनके अभियान, इनके समय की है, वो है देखो, हाटकोटे की संधि। हाटकोटे की संधि, ठीक है, किस किस के साथ हुई थी? मंधाता प्रकाश के साथ। मंधाता प्रकाश जो कि सिरमौर के शासक थे, मंधाता प्रकाश, इनके साथ इनके हाटकोटे की संधि भी हुई थी। ठीक है, तो जो पृथ्वीपति शाह थे, इन्होंने अपना पश्चिम अभियान भी किया था सिरमौर के शासक मंधाता प्रकाश के साथ। इस अभियान के दौरान हालांकि जीतने का उल्लेख मिलता है, कहीं पर स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए हम जीत या हार यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, किताबों में स्पष्ट नहीं है, जीतने का उल्लेख मिलता है। तो इसी दौरान हाटकोटे की संधि हुई थी एक मंधाता प्रकाश के साथ। तो प्रश्न बन सकता है, निम्न में से किन दो शासकों के मध्य या फिर पृथ्वीपति शाह द्वारा किसके साथ हाटकोटे की संधि की गई? तो किसके साथ की थी हाटकोटे की संधि? मंधाता प्रकाश जो कि सिरमौर का शासक था। ये हो गया देखो पृथ्वीपति शाह। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक। अब चर्चा करते हैं आपके लिए सबसे जो मुश्किल चीज है, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क, आपका जो होमवर्क रहेगा, एक बच्चे का कमेंट आ रहा था लगातार 2-3 क्लास में मैं देख रहा था कि सर होमवर्क की क्लास भी दीजिए। होमवर्क की क्लास मैं कैसे दूं? होमवर्क आपको करने के लिए तभी तो मैं आपको दे रहा हूं कि आप घर में उस चीज को तैयार करिए। होमवर्क भी मैं ही कराऊंगा, तो आप जानते हैं कि 40 दिन में संभव नहीं है। ठीक है, आपको मैं जो चीजें करा रहा हूँ, देखो करंट अफेयर्स मैंने पहले करवा रखे हैं, नेशनल करंट अफेयर्स भी लिखवा रखा है पूरा, आपको 5-6 क्लासेस में मिल जाएगा, और जो स्टेट का करंट अफेयर्स है वो भी आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो मेरी प्लेलिस्ट है मैं आपको इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, नोट करिए, करंट अफेयर्स भी पढ़िए उसको। 1-2 प्रश्न भी आए तो प्लस नंबर है आपका। और साथ ही मैंने आर्थिक सर्वेक्षण करवा रखा है, वहां से यदि योजनाएं वगैरह पॉइंट हो जाएगा वो भी आपके लिए। तो करंट अफेयर्स आप लोग वहां से नोट करिए, वो भी आपका होमवर्क में। अब आपने कैसे करना है ये आप लोग स्वयं से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे साल का करंट आपको नोट करना पड़ेगा। जनवरी में पेपर है तो पिछला ही पूछा जाएगा, है ना। तो 2 प्लेलिस्ट हैं, एक साल वर्ष 2000 मतलब 2023 का करंट अफेयर्स मैं चलो शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग ले लीजिएगा उनको। और तीसरा आपने देखो जो तैयार करना है आज का होमवर्क में, ये है आपका। आज मैं आपको कोई कवि लेखक नहीं दे रहा हूं, आज आपको जो मिलेगा, एक तो सितंबर के प्रमुख दिवस, देखो आपको मैंने दर्रे याद करवाए थे, दर्रे से भी सवाल बन गया कल, है ना। होमवर्क में भी हम उन्हीं चीजों को टारगेट करें जहां से क्वेश्चन बनता है। और भी कई सारे सवाल जो मैं आपको होमवर्क में कराया था, कल के पेपर में देखने को मिले थे। तो पेपर तो ऐसे ही आता है। ठीक है, पेपर आपको आबकारी वाला जो पेपर आएगा थोड़ा आसान आएगा, और पढ़ा हुआ आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग बस ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए। सितंबर के प्रमुख दिवस आपने ध्यान रखने हैं, आपने याद कर लेने हैं, पुराना आपने पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स आप डेली अब जैसे आप करते हैं, क्योंकि मैंने पहले उसकी क्लासें दे रखी है, मैं दोबारा से उनकी क्लासें तो दूंगा नहीं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप लोगों ने तैयार करना है अपना पूरा।
2023 का प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा आप लोगों को इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सितंबर के प्रमुख दिवस आपने करने हैं, रिवीजन आपने करना है, करंट अफेयर्स आपने नोट करने, साथ ही जो नदी घाटी परियोजनाएं हमारी चल रही थी वो आपने करनी है अभी, नदी घाटी परियोजनाएं, और साथ ही ल्यूसेंट तो सभी के पास है ना, ल्यूसेंट या फिर कोई भी सामान्य अध्ययन की किताब, उसमें से अपने भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है ना, कोयला उत्पादन क्षेत्र ये आपने तैयार करने। ठीक है, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र, ये 5 टॉपिक आज आपके हैं। करंट अफेयर्स आपका डेली रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने डेली एक क्लास नोट करो, ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में पूरा नोट करने लग गए, डेली एक क्लास नोट करोगे। मुश्किल से कितनी 7-8 क्लासें हैं, बजट सहित उत्तराखंड का मिला के 8 या 9 क्लासें होंगी, बजट और जो उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है वो सब मिला के, तो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम, उतना ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से अपना टारगेट बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आप लोग वो सारी चीजें कवर कर सकें। ठीक है, करंट अफेयर्स आप करिए, रिवीजन आप करिए, सितंबर के प्रमुख दिवस देखो, नदी घाटी परियोजनाएं, कैलेंडर से सवाल आया था, कराया था, जल प्रतिबिंब से सवाल आ रखा है, मैंने पहले रीजनिंग में करा रखा है ना, तो सवाल आएगा, लेकिन आप लोग बस पढ़ते रहिए। ठीक है, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र आप लोग देखिएगा, और साथ ही देखो उत्तराखंड संस्कृति, जो भी सवाल कल बने हैं, ठीक है, जिस प्रकृति के मतलब कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति इत्यादि, मैं बुक्स अभी देख रहा हूँ, जैसे मेरे को बुक्स मिल जाएंगी उसके पश्चात मैं उसको स्वयं नोट करके आप लोगों को उसको लिखा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग उसके लिए चिंता न करें, वो मेरा काम है आपको करवाना, मैं आपको उसको करवाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बेहतर पढ़ रहे होंगे। उन्हें आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अपने सपने के लिए हमेशा ईमानदारी से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, और साथ ही देखो हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक चीजें सोचिए। ठीक है, तभी आप लोग बेहतर कुछ कर पाएंगे, बेहतर आप लोग सोच पाएंगे। यदि आप लोग नेगेटिव सोचते हैं तो आपके कार्य भी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, उसके परिणाम भी फिर नकारात्मक ही आपको मिलते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहना भी जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।